7 नवंबर। हिंदू, पेज 12। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1945 में स्टैब्लिश हुआ। कोलकाता में हेडक्वार्टर्स है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है। हिंदू, पेज 12। अंडमान निकोबार आइलैंड्स में एंशियंट टाइम से 6 ट्राइब्स रह रही हैं। आप उन 6 के नाम शॉर्ट फॉर्म में ध्यान कर सकते हो। जेसन्स, जरावाज, अंडमानीज, सेंटिनलीज, ओंगेज। निकोबारीज, शोम्पेन्स। पहली चारों अंडमान आइलैंड्स पे रहती हैं, निग्रिटो रेस को बिलोंग करती हैं और ये चारों ही पीवीटीजी क्लासिफाइड हैं। आखिरी के 2 निकोबार आइलैंड्स पे हैं, मोंगोलॉइड रेस को बिलोंग करती हैं। इनमें से निकोबारीज पीवीटीजी नहीं है। इंडिया में जो 75 पीवीटीजीज हैं उनमें से मैक्सिमम है उड़ीसा में, यानी कि 13, और फिर हैं 12 आंध्रा और तेलंगाना में। 1859 में बैटल ऑफ एबरदीन अंडमान निकोबार में हुई थी, पोर्ट ब्लेयर के पास। यहाँ पे अंडमानीज ट्राइब ने ब्रिटिश पे अटैक किया था। क्यों? क्योंकि 1857 में ही ब्रिटिश ने वहाँ पे पीनल सेटलमेंट्स लगा दी थी। उसके बाद वहाँ पे धीरे धीरे छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती रहती थी। फाइनली अंडमानीज ट्राइब ने डिसाइड किया कि उन्हें बड़ा अटैक करना होगा ब्रिटिशर्स पे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि दूधनाथ तिवारी, जो ऑलरेडी रॉस आइलैंड के प्रिजन में थे, वो प्रिजन से भागे थे, ट्राइब्स के पास गए थे। ट्राइब्स ने उनको बहुत अच्छे से रखा, लेकिन जब उनको पता चला कि ट्राइब्स ब्रिटिश पर अटैक करने वाली हैं तो उन्होंने ट्राइब्स से भाग के ब्रिटिशर्स को बता दिया कि ट्राइब्स आ रही हैं, तैयार हो जाओ। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से अगर आपको ट्राइब्स के बारे में पढ़ना है तो यहाँ पे क्लिक करो, पीडीएफ के पेज 5 पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और मेंस पर्सपेक्टिव से हमने क्लास 32 में डिस्कस किया था। हिंदू, पेज 5। जहाँ पे भी एपिस वर्ड दिख जाए समझ जाना मधुमक्खी की बात हो रही है। तो एपिस इंडिका मतलब इंडियन हनी बी, साउथ एशिया में बहुत सारी जगह पाई जाती है। 1798 में इसको क्लासिफाई किया गया था। अब रिसेंटली एक नई स्पीशीज़ ऑफ हनी बी डिस्कवर करी गई है वेस्टर्न घाट्स में, जिसको हम बोल रहे हैं इंडियन ब्लैक हनी बी। इसका साइंटिफिक नेम है एपिस करेंजोडियन। हिंदू, पेज 14। एक प्लेन क्रैश हो गया लेक विक्टोरिया में। तो लेक विक्टोरिया, जिसको विक्टोरिया न्यांजा भी कहते हैं, इट इज़ वन ऑफ द ग्रेट अफ्रीकन लेक्स। ये 3 कंट्रीज़ में फैला हुआ है। सबसे ज़्यादा तंजानिया में 49%, उससे कम युगांडा में, उससे कम केनिया में। तंजानिया की कैपिटल डोडोमा, युगांडा की कैपिटल कंपाला, केनिया की कैपिटल नायरोबी। लेक विक्टोरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा लेक है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल लेक है, और ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। दुनिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है लेक सुपीरियर, जो नॉर्थ अमेरिका में है। एडिटोरियल म्यांमार के ऊपर। 2020 नवंबर में म्यांमार में इलेक्शंस हुए जिसमें सू ची की पार्टी जीत गई, लेकिन 3 महीने बाद ही वहाँ की मिलिट्री ने रिवोल्ट किया। वहाँ की मिलिट्री को तत्मादौ नाम से जानते हैं। मिलिट्री ने रिवोल्ट किया और पावर अपने हाथ में ले ली। फिर वहाँ के जो सिविलियंस हैं उन्होंने अपनी एक गवर्नमेंट बनाई, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, मिलिट्री को अपोज करने के लिए। ये पब्लिक ओपिनियन मोबिलाइज कर रही है, लेकिन इस पैरेलल गवर्नमेंट को बाकी देश रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। कुछ लोगों ने हथियार उठा लिए मिलिट्री से लड़ने के लिए और छोटी छोटी एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस बना ली, लेकिन ये काफ़ी वीक हैं। ये पावरफुल मिलिट्री से नहीं लड़ सकती हैं। क्योंकि डोमेस्टिक ऑपोजिशन इतनी कमज़ोर है, इसलिए इंटरनेशनल इंटरवेंशन की ज़रूरत है। आसियान देशों ने 5 पॉइंट कंसेंसस प्रपोज किया था, लेकिन वो फेल हो गया क्योंकि आसियान के ही कुछ मेंबर्स वहाँ की मिलिट्री को सपोर्ट करते हैं। यूनाइटेड नेशंस अक्सर कहता है कि वहाँ डेमोक्रेसी आनी चाहिए, लेकिन कोई एक्शन ले नहीं पाता है। वेस्टर्न पावर्स ने वहाँ की मिलिट्री पे सैंक्शंस इम्पोज किए हैं और पैरेलल गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही हैं। रशिया वहाँ की मिलिट्री को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि उसे ऑयल बेचने से मतलब है। चाइना भी वहाँ की मिलिट्री को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि उसे
चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर को सक्सेसफुल बनाना है। म्यांमार से बहुत सारे लोग एज रेफ्यूजीज़ इंडिया में आ रहे हैं। कुछ अनऑफिशियल एस्टिमेट्स हैं कि इस समय 50,000 रेफ्यूजीज़ तो मिज़ोरम में ही हैं। कंक्लूजन ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंटरवीन करना चाहिए, लेकिन मिलिट्री की तरह नहीं बल्कि थ्रू डायलॉग। इंटरनेशनल कम्युनिटी को हेल्प करनी चाहिए कि दोनों पक्ष म्यांमार में आमने सामने बैठें और बातचीत करें, किसी कॉमन आउटपुट दोनों मिलकर निकालें। प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली वहीं के लोगों की है, क्योंकि किसी भी देश में कौन रूल करेगा, जो भी रूल कर रहा है वो ऑटोक्रेटिक तरीके से रूल ना करे, डेमोक्रेसी आए, ये अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं के लोगों की होती है। म्यांमार हमने क्लास 43 में डिस्कस किया था। अगर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है राइटिंग प्रैक्टिस करने में, तो ध्यान रखो एक लर्निंग कर्व नाम की चीज़ होती है। यानी कि किसी काम को करने में अगर आपको शुरू में 1 घंटा लग रहा है, तो आप रियलाइज़ करोगे कि रोज़ उसको करने से कुछ दिन बाद आपको 1 घंटा नहीं बल्कि शायद सिर्फ 40 मिनट लगेंगे। धीरे धीरे वो टाइम कम होता रहेगा और फिर आप फटाफट एक ही रीडिंग में 15 मिनट के अंदर आंसर को लिख पाओगे। 10-15 मिनट लोगे आर्टिकल को रीड करने में एंड 15 मिनट लोगे उसकी समरी लिखने में। जब आपको आदत पड़ जाएगी तो मेंस के पेपर में आपको बहुत हेल्प मिलेगी।